नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन इस श्रृंखला में। आज जिस जन्म कुंडली को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जिसका आपको गहन अध्ययन करना है, यह एक युवक की जन्म कुंडली है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में इन्होंने जन्म लिया है। जन्म की तारीख इनकी जो है 2 नवंबर 1985 है और जन्म का समय दिन के 10 बजे का। पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं। इनकी जन्म कुंडली को पहले एक नजर देख लीजिए, तब इनके प्रश्न के बारे में आपको समझाऊंगा। धनु लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। लग्नपति नीच राशि में जाकर के बैठे हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। हालांकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भावगत देव गुरु पर, तो आप ये कह सकते हैं कि गुरु का निचत्व भंग हुआ। हालांकि एक चीज देखिए, तो धनपति बने शनिदेव जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये धननाश योग हुआ। अब वहीं एक चीज और गौर करिए कि 12वें का स्वामी मंगल बनता है जाकर के जन्म कुंडली के 10 में, 10 पति जाकर के कुंडली के 12वें में। यहां भी परिवर्तन है, लेकिन इस परिवर्तन को भी कोई बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं माना जाएगा। अब सूर्य की स्थिति पर नजर डाली, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। भाग्यपति बनकर के लाभ भाव में नीच राशि में केतु के साथ बैठे हुए हैं। नौमांश में भी ये केतु के साथ ही हैं, और नौमांश में स्थिति तो और बद से बदतर है, क्योंकि ये सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट है। चंद्रमा पर नजर डालिए। चंद्रमा इनकी कुंडली के 7वें भाव में। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह हुआ केमद्रुम योग। चंद्रमा गुरु के साथ 6वें 8वें के संबंध में है, सो यह हुआ शकट योग। संतान भाव में इनके राहु दिखाई आपको पड़ेंगे। शुक्र मंगल जो कि जन्म कुंडली के 10 में बैठे हैं। मैं सीधे इनके प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलता हूं, ताकि हमारा समय इधर उधर व्यर्थ ना हो और सीधे हम केस को समझ सकें, केस है क्या। नौकरी कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, किसी कहीं और पर ये सपत्नीक मुझसे मिलते हैं और मुझे अपनी बात बताते हैं। इनका कहना है कि मुझे मेरे माता और पिता दोनों ने लगभग जवाब दे दिया है कि पैतृक संपत्ति में हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले हैं। हालांकि इनका यह कहना है कि एकदम से संबंध खराब नहीं है हमारा, परंतु हमने मांग की थी, हमें जरूरत थी, सो हमने मांग की, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ अच्छा और सही जवाब नहीं दिया या टाल गए इस बात को। यहां पर इनकी पत्नी का थोड़ा सा रोल होता है एक लाइन का। वो उनका जो संवाद है एक लाइन का, वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सब कुछ है उन्होंने बड़े भाई को दे दिया। मैं आपको बताते चलूं, ये 2 भाई हैं, 2 भाई माता पिता। बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है और इनकी भी शादी हो चुकी है। पत्नी का ही ये जवाब कि ऐसा इसलिए कि इनको बेटा नहीं है, इनको 2 कन्या संतति है। अब यहां एक बात मैं आपको बताता हूं कि संभवतः मेरे सभी दर्शकों की ये गले पॉइंट न उतरे, मेरे उतर रहा है, क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूं तो मुझे पता है कि ऐसा भी हो सकता है। हम सीधे इनकी मैं इस कार्यक्रम में आज के इस जन्म कुंडली अध्ययन में, इसे एक तरह से हम कहें तो एक केस स्टडी है। हम भावनाओं को बिल्कुल दूर कर देंगे। भावनात्मक रूप से हमें इसमें ज्यादा कोई चर्चा नहीं करनी, क्योंकि कारण मैं ढूंढने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। निवारण इनको बताया जा चुका है। कारण ऐसा क्यों हुआ? भाई माता पिता के लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं। अब उनके पास उनका बेटा नहीं है, तो इसमें उनका क्या दोष? बेटा नहीं है तो ठीक है, जो उनके पास है, अगर माता पिता के पास है तो उनको देना चाहिए। हालांकि अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इस मामले में तटस्थ हूं, और एक युवक होने के नाते एक युवक से यही कहूंगा, भाई आपको क्या जरूरत पड़ी है? आपके माता पिता आपको जन्म देकर के धरती पर ला दिए, यही बहुत है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई मेरी तरह सोचे, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर कोई मेरी तरह सोचने के लिए बाध्य है। इनकी सोच है, इनको चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगर इनके पिता के पास है तो इनको चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार होता है, तो वो है। पर माता पिता का जो व्यवहार है वो इन्हें ठीक नहीं दिख रहा। और कमाल देखिए कि सारे पॉइंट क्या आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यह है जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जो पैतृक संपत्ति का भाव है। उसके स्वामी जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। याद रखिए, इस सूत्र को जरा समझना होगा। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, ये वाला सूत्र लागू होगा जरूर, लेकिन देव गुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक है। जीवन काल में जो भी ऊंचाई हमें प्राप्त होती है वो देव गुरु उसके कारक माने जाएंगे। वो देव गुरु बृहस्पति वैसे तो नीच के होकर के बैठे हैं। नौमांश में वो नीच के नहीं हैं, परंतु नौमांश में सूर्य की स्थिति जो देखें आप, तो समझ में आ जाएगा कि सूर्य केतु के साथ और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो जन्मांक में आप कैसे सूर्य को देख रहे हैं? तो जन्मांक में सूर्य नीच के हैं।
सूर्य कौन? पिता के कारक। वो केतु के साथ बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट नौमांश में, जन्मांक में राहु के सामने वो है ही, आपके सामने दिख रहा है। दसम भाव से पिता का विचार, या नवम से भी यदि आप विचार करते हैं तो नवम का स्वामी सूर्य ही है नीच का, दसम पति जाकर के जन्म कुंडली के 12वें में। ये परिवर्तन भी कोई बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। तो कारण दिखा। अब आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई का कारक देवगुरु को माना गया है। जन्म कुंडली में 11वें भाव से बड़े भाई का विचार करते हैं। भाई पिता ने कहा, माता ने कहा हम नहीं देंगे। इनकी पत्नी ने दबे शब्दों में यह कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़े भाई को ही वो सब देंगे क्योंकि उनको बेटा है। तो ये जिसको मिल रहा है कम से कम उसका कर्तव्य बनता है कि भाई कम से कम कहे कि नहीं ठीक है, उनको भी, उसको भी दे दो, उसका अधिकार है। तो बड़े भाई के घर का मालिक कैसी स्थिति में है? वो भी यहां पर इस कुंडली में नीच राशि में दिखाई पड़ रहा है। यानी कोई बहुत अच्छी स्थिति में बड़े भाई के घर का स्वामी नहीं है और बड़े भाई के कारक की स्थिति आप देख ही रहे हैं। अब इस कुंडली में अगर आप देखें तो मां की बारी आती है। चलिए सब कोई बदल जाए, मां को तो नहीं बदलना चाहिए था। तो मां के घर का मालिक देवगुरु नीच राशि में, मां के घर पर अगर देखें तो शुक्र मंगल की युति, मां का कारक चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित और षडाष्टक योग। प्रिय दर्शकों, ग्रह अपना काम कभी नहीं छोड़ते और ग्रह का अपना 100% प्रभाव जातक को देखना ही होता है। इस कुंडली में आप अगर नजर डालें तो सूर्य की जो स्थिति है, अच्छा एक बात आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जरा सप्तम भाव पर आप लोग नजर डालिए। यहां सप्तम भावपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें का स्वामी दशम में, सप्तम में चंद्रमा भी पुरुष की कुंडली में दांपत्य खराब करने वाला होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा यदि इनमें से कोई ग्रह सप्तम में है तो वो दांपत्य को खराब करेगा ही करेगा। इनकी कुंडली को अगर देखें तो इनके दांपत्य को भी मैं बहुत सुखद नहीं देख रहा हूं। और कुल मिलाकर के मैं अगर इनकी जन्म कुंडली की चर्चा करूं तो लगभग ग्रह स्थिति जो इनकी कुंडली में दिख रही है मुझे, वो परेशानी वाली ही दिखाई पड़ रही है। अभी अभी इनको ढैया चल रही थी, देवगुरु शनि की दशा चल रही है जो कि द्वितीय और तृतीय पति बनकर के 12वें में जाकर के बैठे हैं। अब एक सामान्य तर्क तो यही होता है कि इनको फाइट करना पड़े, लड़ना पड़े। गौर करिए कि शनिदेव अपने घर को देख रहे हैं, समझना होगा इस बात को। शनिदेव अपने घर को देख रहे हैं और शनिदेव भौतिक सुख देंगे, यह बात बहुत ध्यान से समझिएगा। सो यहां रिश्ता तो समाप्त हो जाएगा। इनको भूल जाना चाहिए कि इनके भी माता पिता हैं। माता पिता अगर सब प्रॉपर्टी चाहिए, अगर एज ए ज्योतिषी के अलावा मैं सनातन धर्म का पोषक हूं तो उस अवस्था में कहूंगा भाई जाने दो, छोड़ दो। माता पिता जिसमें राजी वही उस तुम्हारा धन है, वही तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उनकी यही इच्छा है, वो नहीं, जरूरत हो सकती है, हर किसी की इच्छा होती है कि भाई जो है उसका घर ही हमारे पास हो जाए, हम अपना घर बना लें। अरे बेटियां हैं तो वो भी, उनको भी तो जरूरत पड़ती होगी शिक्षा की। पर ठीक है, अगर माता पिता नहीं भी दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट हो जाए, उसी में संतोष कर लें। पर नहीं कर सकते तो यहां पर ध्यान कर कहा जाए कि इस कुंडली में शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, शनि की ही दशा। तो शनि द्वितीय पति बनकर के द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अभी अभी ढैया चल रही थी वो तो समाप्त हो गई, यानी फाइट। अगर ये जातक लड़ता है तो रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी समाप्त ही एक तरह से। अगर ये संपदा को लेकर के मन में विचार रखते हैं तो आप जरा गौर करिए कि चंद्रमा जाकर के कुंडली में पीड़ित दिख रहा है। मां के घर की स्थिति आपके सामने है, मंगल और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है मां के घर पर। मां के कारक की स्थिति किसी भी ग्रह की दृष्टि से वो दृष्ट नहीं हो रहा है। पिता की स्थिति आपके सामने है, पिता के घर का कारक नौमांश में, अगर पिता के घर की स्थिति और पिता के कारक की बात करूं तो सूर्य की स्थिति वहां और बदतर है। संभावना वहां से है नहीं, रिश्तों का कुछ विशेष इनके जीवन में योगदान है नहीं। न इनके सहयोग में माता दिखाई पड़ रही है, न पिता। जरूरी था वो भाई, उसको आना चाहिए था, वो भाई भी नहीं आ रहा है, ना आएगा। क्योंकि वही वाली बात है कि जब बैठे बिठाए मिल रहा है तो अपना हिस्सा क्यों दे। तो अब क्या करें? तो उस अवस्था में अगर ये फाइट करते हैं तो शनि कुटुंब तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, जो कि कर दिए हैं, पर संपत्ति दिला देंगे। मैंने ये पॉइंट इनके ऊपर ही छोड़ दिया है। आप इस जन्म कुंडली में और क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य द्वितीय पति यदि अच्छी स्थिति में हो, जन्म कुंडली में द्वितीय पति धन में बैठा हो, दशम में या लाभ में बैठा हो, नवम में बैठा हो, तो ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति अवश्य प्राप्त होती है। यदि हो, यहां देखिए, याद रखिएगा कि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी किसी अच्छी भाव में हो तो जरूरी नहीं है कि पैतृक संपत्ति मिले, क्योंकि हर किसी के पास बड़ी मात्रा में पैतृक संपत्ति तो हो नहीं सकता है। तो यह हो सकता है कि जो भी पिता के पास होगा वो पिता हर तरह से अपने बेटे को या बच्चे को देने में
सक्षम होंगे और देने का काम करेंगे। लेकिन यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी 6वें 8वें 12वें में हो तो इसमें भी दो तरह के तर्क निकल करके आते हैं। द्वितीय पति जाकर के जन्म कुंडली के षष्ठ में हो और बली हो तो ऐसा जातक पैतृक संपत्ति पाएगा तो, लेकिन गलत कार्यों में, ऋण इत्यादि में अपनी पैतृक संपत्ति को गंवाएगा। लेकिन अगर वो द्वितीय भावपति ऐसी स्थिति में को हम जिसे बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, तो उस अवस्था में क्या होगा कि पैतृक संपत्ति जातक को मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी भी तो बहुत उसको लड़ना पड़ेगा। तो इनके केस में लड़ना पड़ेगा, बाकी मिल सकता है। और मिल क्यों सकता है? सवाल खड़ा होता है कि अगर लड़ने से मिलेगा क्यों, तो उसके लिए फिर से आपको जन्म कुंडली में सूर्य को देखना पड़ेगा। सूर्य इस कुंडली में भाग्यपति बनते हैं और वो पिता के कारक बनते हैं। और बात चल रही पैतृक संपत्ति की, तो सूर्य को अगर देखें तो सूर्य 16 अंश 2 कला पर हैं, भले नीच राशि में बैठे हैं लेकिन लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब चूंकि सूर्य जिस राशि में नीच के हुए, उसका राशिपति नीच के होने के चलते सूर्य बेहद खराब है। पिता से ये उम्मीद मैं कभी नहीं रखने की सलाह देता हूं, ये दे पाऊंगा कि आपको संपत्ति मिल पाएगी, तो उम्मीद तो नहीं है। लेकिन फाइट करने से यह बात इसलिए बनेगी क्योंकि शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो अपने घर को वो बल अवश्य प्रदान करेंगे और फलतः उस अवस्था में लड़ने से आपको चीजें मिल जाएंगी। अलग बात है कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बस इस केस को आपने समझा। आप अपनी तरफ से इस कुंडली को फिर से खोलिए, फिर से समझिए, षड्बल को खोलिए, षड्बल को देखने का प्रयत्न करिए, षड्बल की ग्रह स्थितियों को समझने का प्रयत्न करिए। विश्वास रखिए कि अगर ऐसी कुंडलियों को आप बार बार लगातार देखेंगे तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी। और मैं हमेशा कहा करता हूं, ग्रह आपसे बात करते हैं, वो बात करने लगेंगे। बस थोड़ा सा प्रयत्न आपको करना होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। तो उतनी मेहनत आपकी बनती है, आप करिए। और बाकी मुझे जितना इस कुंडली में बताना था मैं बता चुका हूं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।